मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 10th एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है सुल्तान भैया, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर है इंडियन हिप हॉप सीन में अभी। तो वेलकम करता हूं उनका। सो भैया कैसे हो यार आप? बहुत बढ़िया राज भाई, और काफी टाइम के बाद मिल भी रहे हैं, लॉकडाउन के बाद बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा साइन है कि इस टाइम जब इंडिया में हिप हॉप का गोल्डन पीरियड चल रहा है, हम उसे विटनेस कर पा रहे हैं और हम इसमें कहीं ना कहीं पार्ट भी है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हिप हॉप हम सबको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजिक जॉनर बन चुका है, इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका है यार। हमारे जितने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं सबको रिकॉग्निशन मिल रही है, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, घर खरीद रहे हैं, प्यार मिल रहा है। और इनफैक्ट उसके साथ साथ अगर आप देखो तो कम्युनिटी के जितने क्रिएटर्स हैं, मीम पेजेस जो हैंडल कर रहे हैं, वो जो रिएक्टर्स हैं, उन सबको भी बहुत प्यार मिल रहा है, पूरा सीन ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हिप हॉप को और बड़ा करने में हेल्प करेगी, इसलिए मैं भी खुश हूँ मेरे भाई। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? मतलब आपने तो सारी बातें कर दी, सारे लोग खुश है और सारे लोग जी फाड़ काम कर रहे हैं, एक नंबर सब है। आपने मेरा वैसे YouTube चैनल देखा था? यस 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 मेरे भाई। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यस मेरे भाई। बाकी सब बढ़िया चल रहा है और काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है, आई थिंक हो गया 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गया। हाँ, मैं गुड़गांव आया था आपके घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत कुछ खाया था, पिया भी था आज। हाँ रेड बुल कोल्ड ड्रिंक हमने ये पी थी करके, और चिकन खाया था हमने। सो देखो, मेरा जो मेन मुद्दा था एक था आज आपसे मिलने का, और दूसरा पॉडकास्ट में आपको मैंने इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि मैं रेडियो जब से कर रहा हूँ तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके आप एक रैपर भी हो, साथ साथ जब आपने वीडियो डालना चालू करा तो मतलब मैं भी खुद मुझे जितनी नॉलेज है मतलब 30-40% वो 60 हो गई है, क्योंकि मैं भी आपके वीडियोस दबा के देखता हूँ और मुझे लगता है कि नॉलेज आपको हमेशा ले लेना चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाती है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने क्यों ये एजुकेशनल हिप हॉप वीडियोस बनाना शुरू करा? राज भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा बहुत क्लियर एक विजन रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उस पर अपना 100% दो। जब मैंने हिप हॉप को डिस्कवर करना स्टार्ट किया, मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2009 की, उस टाइम इंडिया में सिर्फ टेक्स्ट बैटलिंग होती थी। ऑर्कुट पे एक पेज था इंसिग्निया, जिसमें सारे एक्टिव टेक्स्ट बैटलर्स होते थे और वो सारे वहाँ पर टेक्स्ट बैटलिंग कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऑडियो नहीं बना पा रहा था ज़्यादा। उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि इक्विपमेंट्स कैसे चाहिए, किस तरह से माइक वो ले सकते हैं, किस तरह से घर पे होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से मिक्स मास्टर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे एब्सेंट थी। यूट्यूब नहीं था तो हमें भी बड़ी मुश्किल होती थी, कहीं स्टूडियो में जाके सीख रहे हैं, किसी आर्टिस्ट से सीख रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो प्रॉब्लम मेरे जैसे जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने फेस की, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम अब आने वाली जनरेशन को फेस नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि हिप हॉप ने काफ़ी कुछ दिया यार, बहुत प्यार मिला है, रिकॉग्निशन मिली है। मेरी तो जॉब ही हिप हॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक बेस्ड है, जैसे आपको पता ही है। तो हिप हॉप ने बहुत कुछ दिया। आई थिंक दिस इज़ द टाइम दैट आई शुड रिटर्न बैक द फेवर। तो अब अपकमिंग आर्टिस्ट जो है उनके लिए कुछ ना कुछ करना था। बेस्ट चीज़ ये हुई कि जब लॉकडाउन हुआ तो आपके पास टाइम मिल जाता है अपनी कॉर्पोरेट जॉब में, कि जो आपको ऑफिस जाने के लिए रेडी होना है, ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, ये सारी चीज़ें जो आप फंस जाते हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर निकल गई। तो आपके पास रोज़ 1-2 घंटे बच रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए और DIY वीडियोस बनाया जाए, ताकि कोई बंदा जो छोटे शहर में बैठा है, किसी गाँव देहात में बैठा है और उसको रैपर बनना है, उसका वो सपना ज़रूर पूरा होना चाहिए। जो नॉलेज मेरे पास है, 9 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेबर के साथ काम करने का, पर्सनल 12-13 साल का एक्सपीरियंस हिप हॉप फील्ड का, तो मुझे लगा कि इसको शेयर करना ज़रूरी हो गया है। तो इसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। बहुत सही करा आपने भैया, पहली बात तो ये। दूसरा रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे हो तो मतलब वो आप उस नॉलेज का फायदा नहीं है। हाँ, और भाई इसमें क्या होता है कि जब आप दूसरों को सिखाने की प्रोसेस में जाते हो ना कहीं आप भी रिसर्च करते हो, आप भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हो, तो उससे आपकी स्किल्स भी डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा लगता है कि यार आपको हिप हॉप ने इतना कुछ दिया तो आप वापस कुछ पे बैक कर रहे हो, और आर्टिस्ट के कहीं ना कहीं करियर में आपका एक छोटा सा एक रोल है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा अगला सवाल वही था, पता है क्या कि मतलब आपको इतनी नॉलेज है, हाँ जी ठीक है, तो मतलब कितना टाइम आपका रिसर्च में लगता है? मतलब फिर भी आप जब एक, क्योंकि एक मान 15 मिनट का वीडियो बना रहे हो, हाँ तो आप कहते हो मैं कट टू कट बनाऊं, कोई मैं इधर उधर ना जाऊं, सीधे कोई जो बंदा आएगा वो नॉलेज लेके उसको फुलफिल होकर चला जाए।
भाई जब भी हम एक वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपका एक विजन क्लियर होता है कि आपको वीडियो क्या बनाना है, टॉपिक क्या, और उससे उस वीडियो से किसी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है ना कि आपके इस वीडियो से जो आपका वीडियो देख रहा है, जो अपना 15-20 मिनट उस वीडियो में लगाने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, उसको कुछ इस वीडियो से मिलना ज़रूर चाहिए, कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर होनी चाहिए उसकी लाइफ में, ताकि उसे कुछ सीखने को मिले। उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए एक तो आपको हेल्प करती है आपकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप काम करते हो उससे आपको मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो यूज़र्स हैं उन तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सको कि आज की डेट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड में जो चीज़ें हैं उसके साथ अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं रेडी कर लेते हो तो आप फ्यूचर के लिए आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होते हो। आपको पता है कि ये चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक माइक की, कि आपके स्टूडियो में कौन सा माइक होना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है और आज की डेट में 2-3 हज़ार में आप एक अच्छा माइक इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो आपके साथ 4-5 साल तक अच्छे से आपको हेल्प कर सकता है। वो कौन सा माइक होना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं, बट आपको उस माइक को एक्चुअली में यूज़ भी करना है, उसके साथ आपको गाने भी रिकॉर्ड करने हैं, बाकी चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद जो आपको उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो वैल्यू एडिशन मिलती है वो जब आप अपनी ऑडियंस को देते हो तो शायद उनको उससे बेनिफिट होता है। तो टाइम लगता है ब्रो, मेहनत लगती है इस चीज़ में। हाँ जी, मतलब ये सही है यार, आप ना क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आप भी सही प्रोडक्ट, अगर कोई किसी को माइक खरीदना है या साउंड कार्ड, तो आप उसको परफेक्ट बताते हैं कि भाई ये है, हाँ जी, बहुत इतने बजट में है, दिस इज परफेक्ट फॉर यू। यस, ठीक है। और उसके बाद आपने लॉकडाउन में या उससे पहले भी आपने किया, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो था रैप चैलेंज। यस, वो रैप चैलेंज बहुत अच्छी चीज़ था। आई थिंक जो भी यंग रैपर्स हैं उनको अपने स्किल्स और इम्प्रूव करना। दूसरा आई थिंक आपने कई सारे यंग आर्टिस्ट को जो ग्रेटिफिकेशन, आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है कि जो आपके यूट्यूब की अर्निंग्स है वो आप अपने पास नहीं रखते हो, आप उनसे इक्विपमेंट्स करते हो, खरीदते हो, एंड जो यंग आर्टिस्ट होता है आप गिफ्ट कर देते हो या ग्रेटिफिकेशन। राज भाई देखो, मेरा मानना बहुत ज़्यादा क्लियर है इसमें कि अगर आप अपने चैनल पे कुछ आर्टिस्ट को बिल्डअप कर रहे हो, उनको आप कहीं ना कहीं सिखा रहे हो, तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें मॉनिटर कैसे कर रहे हो कि उनकी स्किल्स में कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये चैलेंज करना काफ़ी ज़रूरी था। दूसरी चीज़, एक अपकमिंग आर्टिस्ट जो एक 17-18 साल का लड़का हो सकता है कि उसके गली मोहल्ले में, उसके आसपास में ऐसा कोई और रैपर नहीं है जिसके साथ वो अपने आप को कंपेयर कर सके। ऐसे चैलेंजेस से क्या होता है कि जब रैपर्स अपना उसमें एफर्ट्स डालते हैं, अपनी स्किल्स डालते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे साथ के बाकी लोग क्या कर रहे हैं और मेरी स्किल्स कहाँ पे लैग कर रही है। फिर वहाँ पे फीडबैक सिस्टम भी है। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हैशटैग जब उन्होंने डाला मेरे 16 बार चैलेंज, तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी जाकर देखा कि उसने कैसा काम किया और उसको फीडबैक वहीं पे इंस्टेंट मिल रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को उसमें इंस्टेंट फीडबैक्स दिए। उससे क्या होता है कि उसकी स्किल्स और पॉलिश होनी स्टार्ट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैलेंज किया कोई 400-500 एंट्रीज आई। सेकंड टाइम किया 600-700 आई। थर्ड टाइम किया तो 1500 एंट्रीज आई। इससे ये पता चलता है ब्रो कि आप एक ऐसी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो जहाँ पर पैशन है, लोग सीखना चाहते हैं और वो विलिंग है अपने उस पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई। आप घर पे बैठ के गाने बना रहे हो वो एक अलग बात है, बट जब उस गाने को आप एक किसी सोशल मीडिया पर डालते हो या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालते हो, तो वहाँ से जो आपको इंस्टेंट उसका रिव्यू मिलता है, रिएक्शन मिलता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। कहीं ना कहीं जो उसमें गलतियाँ होती है लोग उसे बड़े पॉजिटिव वे में उसे बताते हैं कि भाई बार्स ख़राब थे, फ्लो ख़राब था या बीट्स ख़राब थी, तो उससे उसकी ग्रोथ और बेटर हो जाती है। जहाँ तक रही बात भाई इक्विपमेंट्स की, तो मेरा बहुत क्लियर मानना है, जैसे मैंने पहले बोला, हिप हॉप ने बहुत कुछ दिया है भाई। बहुत कुछ कमा लिया, इज्जत कमा ली, पैसे कमा लिए, अब बारी है कम्युनिटी को वापस देने की। जब ये सारे रैपर्स अपने कंटेंट को डालते हैं और मैं उसे जज करता हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी रैपर में सच में इतना पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को वो और इम्प्रूव कर सकता है अगर उसके पास एक पर्टिकुलर डिवाइस हो, एक इक्विपमेंट हो, एक अच्छा माइक हो, एक अच्छा हेडफोन हो, ताकि वो अपनी उस स्किल को और पॉलिश कर सके। तो उस वे में जाके मेरे को लगा कि मैंने ये स्टेप लिया कि मैं हर कॉन्टेस्ट में 1 या 2 विनर्स को कुछ ना कुछ उससे मैं खुद पूछता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि मेरा प्राइस फिक्स्ड है। मैं आर्टिस्ट जो जीत गया उससे मैं पूछता हूँ कि भाई आपके स्टूडियो में आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी में हर्डल आ रही है। आप मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि आपके पास हेडफोन अच्छा है बट माइक अच्छा नहीं है, तो मैं उसको माइक देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसका जो स्टूडियो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं जब कोई विनर बनता है किसी भी कॉन्टेस्ट का, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, और जब उसे ये लगता है कि फीलिंग आती है कि मैंने इतने सारे लोगों को बीट किया, फॉर एग्जांपल 1500 लोगों को बीट करके जो बंदा जीता उस कॉम्पिटिशन को, और उसके 6000-8000 का माइक मैंने दिया, तो उसको कितना अच्छा लगा होगा।
उसके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं खुशी होगी। और जो कंप्लेंट होती है ना सबसे ज़्यादा रैपर्स की कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरा बेटा 1500 बच्चों को बीट करके यहाँ तक आए तो शायद उसमें कुछ टैलेंट है जिसको हमें पुश करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। तो ये था भाई सिंपल सा फंडा कि क्यों मैं करता हूँ और किस लिए मैं ये देता हूँ उनको। मतलब जो कोई जीत जाता है तो उसको मैं इस तरह के मर्चेंडाइज या फिर इस तरह के इक्विपमेंट्स देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सही काम किया, रिस्पेक्ट है भैया इसके लिए। हाँ जी, कि यार मतलब जिसको जो चाहिए आप उसको दे रहे हो, उसकी चीज़ें आसान कर रहे हो। हाँ, देखा जाए तो। बट मैंने ये जो कंपटीशन है उसमें मैंने और भी देखा था, कई लोग आते हैं हीरो बनकर। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। बिल्कुल बताओ आप कैसे टैकल करते हो पर्सनल मैसेज में भी, भाई ये रात तक भेज दूं तो चलेगा? एक दिन पहले कंपटीशन खत्म, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप जज करोगे, आप बताओगे रैपर क्या, ये मैं देखा उसमें। हाउ डू यू नो? ब्रो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आपका एक विजन क्लियर होता है ना, तो आपको ये पता होता है कि उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। एक चैंपियन वो होता है जो सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करता है, जिसे ये पता कि मेरी कमियां क्या है, उसको कैसे इंप्रूव करना, और मेरा एक जो एंड गोल है ना वहाँ तक मुझे कैसे पहुँचना है। अगर आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो माइंड सेट सबसे बड़ी चीज़ है रैप गेम में। अगर आपका माइंड सेट है और उसको कोई हिला नहीं पा रहा है, तो आपके सामने रिजल्ट है 400 से 1500। सही बात है ना? बस ये गेम है भाई। बट सही है, मतलब आप देखो पुराने चावल, आपको पता है किससे क्या बात करनी है, यू नो रादर देन वेस्टिंग माय टाइम उसको रिप्लाई करने में या कुछ करने में। तो बट ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं रिप्लाई करता हूँ ब्रो, कभी कभी मैं भी ऑफेंडेड फील करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं अगर कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, जब मैं अपने अपकमिंग जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो और बीच में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बातें करता है, देखो पर्सनल रिमार्क्स करते हैं, मुझे वो बुरा लगता है। आपको मेरे स्किल्स के ऊपर बात करनी है, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा अगर आपका वो क्रिटिसिज्म कॉन्क्रीट है तो, अगर उसके पीछे कोई रैशनल कोई लॉजिक है तो। और कोई मुझसे बोलता है कि भाई तू क्यों जज कर रहा है, भाई मेरा काम ही ये है, मैं इंडिया के सबसे बड़े लेवल, वर्ल्ड के सबसे बड़े लेवल में 9 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा काम ही ये है कि कौन सा गाना चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो आई थिंक मुझ में इतनी स्किल सेट, इतनी कैपेबिलिटीज तो है कि मुझे पता है कि सबसे बेस्ट गाना इन 1500 एंट्रीज में से कौन सा है। बट अगर कोई ये बोलेगा कि भाई आपकी पर्सनल स्किल्स में ये प्रॉब्लम है, पर्सनल, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बट अगर कोई पर्सनल ज़्यादा होगा, मेरी फैमिली या फिर मेरे बारे में कुछ बोलेगा, तो मैं छोड़ता नहीं ब्रो। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ना होती सबके पास है, बट दिखानी जरूरी होती है। अगर आपके पास वो नहीं है ना ब्रो, और अगर आप अपने खुद के सही या गलत के डिसीजन में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे ना, तो हिप हॉप भी यही कहता है भाई। हिप हॉप कहता है कि सही चीज़ के लिए वॉइस रेस करो, गलत चीज़ के लिए वॉइस रेस करो। कंट्रोवर्सीज ही बहुत हुई है, मुझे पता है कंट्रोवर्सीज ही बहुत हुई है, बट वही बस पाने वाला था कि आप काफ़ी ब्रेव हो इन रियल लाइफ एंड ऑन सोशल मीडिया। कि मैंने देखा आप जो रिप्लाई करते हो वो सीधे उसके मुंह पे करते हो। भाई खून राजपूत वाला है। अच्छा, प्यार से बोलोगे तो जान हाजिर है, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी को भी टैकल करना आता है। अगर आप बदतमीजी करोगे तो मुझे पता है, जैसे मैंने बोला रीढ़ की हड्डी होना जरूरी है। अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, जो हमारे हिप हॉप के पायनियर्स भी रहे हैं ना, उन्होंने स्टार्ट ही हिप हॉप इस चीज़ पे हुआ भाई कि प्यार बढ़ाओ, पीस होना चाहिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करो, वो ज़रूरी है। बट अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, आपकी इंटीग्रिटी मिसिंग है। वो इंटीग्रिटी अगर आपकी गई तो सब कुछ गया, इज्जत गई तो सब कुछ गया। तो वो चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी। और कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल करते हो आप जब होती है तो? भाई कोशिश देखो, पिछले 13 साल से मैं जब से इस गेम में हूँ, और पिछले 1-1.5 साल से जब से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हुआ, कंट्रोवर्सीज हुई है, मैं उसको अवॉइड नहीं करूँगा, मैं उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुई है, बट 2 या 3 ही हुई है। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी आर्टिस्ट के लिए स्किल सेट से भी पहले, माइंड सेट से भी पहले ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। सही बात। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, एक अच्छे इंसान नहीं हो, और आपके कला से, आपके आर्ट से कोई और आदमी हर्ट हो रहा है, तो वो आपकी कला में प्रॉब्लम है, आपके इंसानियत में प्रॉब्लम है। गाने बनाओ, इश्यूज रेज करो, सब कुछ करो, बट किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करो। आप किसी के धर्म के बारे में मत बोलो, आप किसी की कंट्री के बारे में मत बोलो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और जब मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यार बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जो इतने साल से इतने डेडिकेटेडली काम करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बट उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक हद होती है। वो हद से हमें भी बाहर नहीं निकलना है और बाकी जो क्रिएटर्स हैं उन्हें भी बाहर नहीं निकलना है। तो वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रो। सही बात बोली आपने। आपको मोस्टली सब चीज़ें पता है कितना क्या यूज़ करना है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। हाँ जी, सही भाई। भैया आप मेरे को बताओ कि हिप हॉप सीन, जो इंडियन हिप हॉप सीन है, उसको लेकर आपके क्या व्यूज़ है?
फ्यूचर में और कितनी ग्रोथ होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ आपको, हम भी डिस्कस करते हैं बहुत, हाँ। कि एक लिमिटेड ऑडियंस आ गई है, उतनी ही है, ठीक है, और मुझे लगता है उसके अलावा जो आ रही है बहुत धीरे धीरे आ रही है। ओके, तो भाई जितना मेरे को समझ में आता है हिप हॉप का जो ग्रोथ पैटर्न रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक जॉनर इस टाइम हिप हॉप है। वो कैसे बना? हिप हॉप तो बहुत पहले से चल रहा था, 70 से स्टार्ट, 80 से स्टार्ट हो गया था, बट आज के डेट में सबसे बड़ा क्यों है? उस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो किया हमारे मेन स्ट्रीम कमर्शियल रैपर्स ने। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजिक जॉनर इस टाइम बॉलीवुड है, है ना, बट हिप हॉप भी पिछले 2-3 साल से सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो हमारे आर्टिस्टों को प्यार मिला है, जो ऑडियंस ने प्यार दिया, मूवीज़ बन रही है, राइट, मूवीज़ बन चुकी है उसके ऊपर। वही बादशाह भी याद आ गई मुझे, बिल्कुल, एक्टरों से ज़्यादा स्टार्टअप उनका। हाँ। तो आप एक चीज़ देखो भाई, आज की डेट में जो साल का सबसे बड़ा गाना भी कोई आ रहा है ना, अगर साल के सबसे बड़े 5 गाने आ रहे हैं, है ना, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे कोई भी जॉनर हो, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक हिप हॉप आर्टिस्ट का गाना ज़रूर मिलेगा, 1 या 2, हो सकता है कभी कभी 3 भी। भले वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल रैप हो, कमर्शियल आर्टिस्ट हो, बट कमर्शियल आर्टिस्ट भी हिप हॉप ही है। 50 सेंट ने अगर गैंगस्टर कल्चर को पुश ना किया होता तो वर्ल्ड वाइड हिप हॉप कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। लिरिकल रैपर्स, इंटेलेक्चुअल रैपर्स, कंसेप्चुअल रैपर्स, कॉन्शियस रैपर्स की इज्जत है, प्यार है, उनका एक अलग रोल है, बट हिप हॉप को जो बड़ा करता है वो कमर्शियल रैपर्स ही करते हैं। बॉलीवुड की ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें कि एक रैपर, चाहे वो कमर्शियल रैपर हो, उसका गाना ना हो। जितनी बड़ी मूवी उतना बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे फीचर करेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हिप हॉप बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है और आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि स्टैग्नेंट आपको लग रहा है, ब्रो मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि हिप हॉप के जो अल्टरनेट जॉनरेज हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए, मम्बल रैप को एक्सप्लोर किया जाए। मुझे जो लगता है फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है MC Stan। ब्रो मैं उस आदमी का, उस आर्टिस्ट का, उस रैपर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कहीं ना कहीं, उसकी क्रिएटिविटी का। मुझे नहीं पता वो इंसान कैसा, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, बट जितना मैंने उसका काम देखा है उसका विजन बहुत सॉर्टेड है ब्रो। वो बहुत अलग सोच के साथ काम कर रहा है। MC Stan अगर मम्बल रैप को पुश करता है या फिर जिस टाइप का वो रैप करता है, मैं नहीं जानता उसे मम्बल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बट यस कहीं ना कहीं वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। वो अपनी एक अलग ऑडियंस लेकर चल रहा है। मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है ब्रो कि उसके 50,000 सब्सक्राइबर से कहाँ पे आज वो डेट में पहुँचा हुआ, उसका फैन बेस क्या है। दूसरा मुझे लगता है जो किंग कर रहा है, किंग की जो ग्रोथ हुई है वो फिनोमिनल ग्रोथ है। उसका रीज़न क्या है कि वो कहीं ना कहीं मेलोडी और रैप दोनों को सही से ब्लेंड कर पा रहा है। सबसे बड़े आर्टिस्ट आज की डेट में दुनिया में जितने भी हैं, चाहे आप ड्रेक की बात करो या किसी भी और रैपर की बात करो, कहीं ना कहीं उनके गानों में, क्रिस ब्राउन को ले लो, किसी को भी ले लो, मेलोडी है, मेलोडी कभी नहीं मरती। जैसे एक टाइम था R&B हिप हॉप। बिल्कुल। अब क्या प्रॉब्लम है, 60s और 70s के गाने हमें क्यों अच्छे लगते हैं? हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, आज के गाने अच्छे नहीं है, बट वो क्लासिक जो सॉन्ग्स है वो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेलोडी थी। बात लिरिक्स की नहीं हो रही, लिरिक्स तो आज भी वही है कि मैं तेरे को चाहता हूँ तो मुझे चाहती है। बात वो तब भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे थे, बट उस टाइम की जो कॉम्पोजिशन और मेलोडीज थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और 90s की भी, 90s मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट है, वापस से वो वापस एक्सप्लोर हो रहा है, हो रहा है। मेरे ख्याल से बादशाह भाई जो काम कर रहे हैं मेलोडी के साथ वो बहुत अमेजिंग है। जो किंग कर रहा है वो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। अगर आप उसके किसी भी बड़े गाने को सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक रैपर है। बेसिकली आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका ब्लेंड इसने कैसे किया। वो बहुत इनोवेटिव है ब्रो। और इस तरह के जो डिफरेंट स्टाइल में लोग लेकर आएंगे ना, वो मोनोटोनी खत्म हो जाती है। सारे एक तरह के हार्डकोर रैप कर रहे हैं, बट इस तरह के 2-3 आर्टिस्ट आके एक नई मार्केट बिल्डअप कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हो कि हिप हॉप स्टैग्नेंट हो गया, वो खुलेगा और खुलेगा। और मुझे लगता है MC Stan, किंग, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है ब्रो। ये तो यार खतरनाक काम कर रहे हैं किंग, स्पेशली मतलब I personally love this guy यार, और मुझे बहुत पसंद है उसका गाना। तू आके देख ले, तू आके देख ले। और गाने कितना पहुंच गया, और बाकी मतलब उसके सब गाने फाड़ते हैं। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। सही। और बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी मेरी बातचीत होती रहती है कि बस एक लहर है हिप हॉप की, 2 साल में खत्म हो जाएगा। आपको क्या क्या व्यूज आपके? मतलब मुझे खुंदस तो बहुत आती है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कब से उसको, और इंडिया में कल्चर फैले जब लोग ऐसी बातें करते हैं। भाई लहर और सुनामी का फर्क ना समझना बहुत ज़रूरी है। जो लहर होती है ना वो आती है और जाती है, जो सुनामी आती है ना वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर जाती है। तो हिप हॉप ने वो कर लिया है। सबसे बड़े आर्टिस्ट आज की डेट में अगर आप देखो जिनको लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, जिनके सबसे बड़े गाने हैं, वो सारे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। हाँ, चाहे MA बंटे भाई का ग्राफ देख लो, डिवाइन भाई का ग्राफ देख लो, बादशाह भाई का ग्राफ देख लो, सबका बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और वो किसी भी बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर से ज़्यादा अच्छा अपना उनका परफॉर्मेंस है। तो
सुनामी वाली बात है हिप हॉप, लहर नहीं है सुनामी है, और ये जब आई है ना सब कुछ समेट के लेकर जाएगी, तो काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है भाई मेरे पर्सनल हिसाब से। तो जितना मेरे को ट्रेंड समझ में आता है, जितना मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, उसके हिसाब से काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है, और कम से कम 20-25 साल अभी है। वेरिएशंस आएंगे, मॉड्यूलेशंस आएंगे, बट हिप हॉप रहेगा, नए नए उसमें स्टाइल्स आएंगे, बट हिप हॉप रहेगा। सुन रहे हो, ज़रूरी है भाई ये सब समझना। आंसर हिप हॉप है अभी, और दबाकर सही। आपका क्या व्यू है, एक टॉपिक है, मैंने भव्य भाई से भी डिस्कस किया था, 45 के मैनेजर। हाँ जी। उनसे हमने क्या था कि इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जब हम हिप हॉप की और आर्टिस्ट की बात करते हैं यही है। देखो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो एमिवे बंटा ही है। हाँ, एक सेकंड इस पे कंटिन्यू ऐड ऑन कर रहा हूं उस पे। और ये टॉपिक इतना बड़ा क्यों बन गया है, हर कोई मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल। भाई ये सारी बात हाइप की है। जो आर्टिस्ट साइन हो गए उन्होंने अपनी हाइप दिखाई कि हम कितने बड़े लेवल के साथ साइन हो गए, अब हम साइंड है मतलब दे हैव अराइव्ड इन देयर लाइफ। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही रहा है स्टार्टिंग से, जब भी हम हिप हॉप की और आर्टिस्ट की बात करते हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टाइम एमिवे बंटा ही है। उनका कोई लेबल सपोर्ट नहीं है, कोई गाना लेबल से नहीं आता है, वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ खुद करता है, क्रिएटिव फ्रीडम वगैरह सब कुछ उनके पास रहती है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से अगर आपका करियर 0 से 100 के बीच में हम देखें, आपको सबसे पहले 0 से 30 या 40 तक खुद पहुंचना है, बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने गाने बड़े करने पड़ेंगे एक लेवल तक एक फैन बेस होना चाहिए, लॉयल फैन बेस। और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो फिर आपको लेबल अप्रोच नहीं करेंगे, मतलब फिर आपको लेबल अप्रोच नहीं करना, लेबल आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपके पास बहुत सारे लेबल्स हैं, आपको किसके साथ साइन होना है। वहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका विजन क्या है। लेबल सारे अच्छे हैं, दुनिया के जितने बड़े टॉप 100 आर्टिस्ट ले लो उसमें से 90% आर्टिस्ट लेबल के साथ ही साइंड है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट 5 या 10% ही होंगे। लेबल सब अच्छे हैं, बट हर एक लेबल की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। आपको ये समझना है कि मेरे को इस लेवल से क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है और डिलीवरेबल्स क्या है, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, आपको विजन होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी रैपर्स अभी साइन हुए लेबल्स के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता है उन सबका करियर ग्रो ही हुआ, कोई पीछे नहीं आया। बड़े लेबल के साथ जो सही लेबल के साथ साइन हुए वो सारे ग्रो ही करते हैं। उसका रीज़न क्या है, फंड्स उन्हें मिल जाते हैं, बड़ी वीडियोस कर पाते हैं, बड़ा ऑडियो कर पाते हैं, कोलैबोरेशंस कर पाते हैं, ब्रांड डील्स उन्हें मिल जाती है, बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो जाती है। तो ये लेवल का काम है, हर लेवल की अपनी एक्सपर्टीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल से क्या एक्सपर्टीज़ लेनी है। जब आप लेबल के साथ काम करके 60-70 पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपके पास कॉल है कि अब वापस आपको इंडिपेंडेंट होना है कि आपको फिर लेबल चाहिए, वो आपके पास कॉल हो जाती है। बट सबसे पहले, जितने मेरे ख्याल से ऑडियंस हमें सुन रही है, सबसे पहले आपको 40% तक पहुंचना है ताकि आप लेबल की नज़र में आ सको और लेबल आपके स्किल्स को पहचान सके और आपको एक ऑफ़र दे। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि ऑफ़र सही है या गलत है, और उसमें क्या आपको लेना है, क्या छोड़ना है। सही, तो मतलब बहुत ही परफेक्ट। भव्य भाई ने भी थोड़ी उससे बात सेम सिमिलर है, उन्होंने भी यही बोला था कि एक लेवल तक आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो आप फिर अगर आप उस लेवल तक नहीं आ पाओगे ना, तो फिर कभी आपको वो लेवल से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट डील तभी होती है आर्टिस्ट के साथ जब लेबल को भी लगता है, या लेबल बिजनेस करने बैठे, उन्हें पता कि अगर मैं इतना रुपया इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो इतना मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो उस लेवल तक आना, वो 30-40% लेवल तक आना अपने करियर में, वो ज़रूरी है। सही भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे हिप हॉप ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंडिया में, अभी हम बात कर रहे थे, तो लेबल्स बहुत सारे नए नए आ रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए सही है, या और सीन के लिए कितना फायदेमंद है? इंटरनेशनल लेबल्स भी आ रहे हैं, हिप हॉप लेबल्स, देसी भी आ रहे हैं, मतलब, और इंटरनेशनल भी। भाई होता पता है क्या है, आप प्रोडक्ट तभी बनाते हो जब आपको पता ऑडियंस है, और इंडिया में हिप हॉप की ऑडियंस है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑडियंस नहीं होती तो ये लेबल्स नहीं आ रहे होते। लेबल्स आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल दिख रहा है कि ऑडियंस है, पैसा बना सकते हैं, आर्टिस्ट बड़े हो सकते हैं, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। स्पॉटिफाई की ग्रोथ देखो, स्पॉटिफाई 1.5-2 साल पहले इंडिया में, आज उसकी ग्रोथ देखो, ऐप्स की ग्रोथ देखो, जितने भी हमारे स्ट्रीमिंग ऐप्स है, सावन, गाना, एप्पल म्यूजिक, इन सब की ग्रोथ देखो, सारे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और उस म्यूजिक इंडस्ट्री में हिप हॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन लेवल को सिर्फ एक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि अपना विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो इंडियन लेवल हो चाहे बाहर का लेवल हो, कि उन्हें किस टाइप का हिप हॉप प्रमोट करना है। मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मिक्स नहीं कर सकते। आई थिंक कलमकार काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट कलमकार काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर की तरफ जा रहा है, आर्टिस्तान इनोवेशन की तरफ ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप गाने सुनो तो उनके गाने वाइब वाले होते हैं, वहाँ पर आपको वाइब मिलती है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कैसे हो रहा है। विजन क्लियर होगा, आर्टिस्ट आपने सही साइन कर लिए,
तो आपकी वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आई थिंक फ्यूचर बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बट एक नए लेवल के लिए एंटर करना आसान है या इट्स टफ? क्योंकि आर्टिस्ट अब बहुत है। हाँ, तो भाई आपने खुद आंसर दे दिया, आर्टिस्ट बहुत है, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी थाली में जब आप खाना खाने बैठो तो आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ खानी है और कौन कौन सा आपको बाकी चीज़ें खानी है। तो आपके पास वो आइटम्स हैं, मजाक नहीं कर रहा, बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके विजन में कौन से आर्टिस्ट फिट होते हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है ना आर्टिस्ट के काम की। डिस रैपर्स अलग है, कमर्शियल रैपर्स अलग है, इंटेलेक्चुअल रैपर्स अलग है, कॉन्शियस रैप जो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं वो रैपर्स अलग है ना। और इसके अलावा ऐसे लिरिकल रैपर्स वो बिल्कुल अलग है। इनोवेशन की तरफ जो जा रहे हैं, जैसे मैंने बात की MC Stan, जैसे कि हमने बात की अभी हमारे किंग की, आपके पास हर वैरायटी का सामान अवेलेबल है। आपको देखना है कि आपके विजन में कौन सा फिट होता है। अगर आपको वो सही चीज़ मिल गई सही टाइम पे, आपने सही तरीके से डील लॉक कर ली और उसके बाद आपने सही तरीके से गाने लॉन्च और प्रमोट कर लिए, लेबल हमेशा सक्सेसफुल होगा, हमेशा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। यस, 100% स्मार्ट। हर डील के लिए आपको स्मार्ट होना बहुत बिल्कुल। म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज होना भाई बहुत ज़रूरी है। देखो आज के डेट में क्रिएटिव नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि वो ग्रो कैसे करेगा, हर एक लेबल को पता होना चाहिए कि मैंने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मैंने पैसा बनाना है, क्योंकि जब वो पैसा बनाएगा तभी वो दूसरे आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। तो बिजनेस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जितना लोग उस पर रिसर्च करेंगे, पहले ही मुझे लगता है कि पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए। जैसे आपके वीडियोस देखते हैं, हाँ, एक सॉर्ट आउट हो गया। हाँ। अगर कोई आर्टिस्ट है उसको बिजनेस हाउ टू क्रैक अ डील विद अ लेबल। ब्रो मैंने अभी रिसेंटली मैंने सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्टिस्ट गाने कैसे बनाता है, सेटअप कैसे कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है, वो तो एक अलग बात है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लेबल को कैसे अप्रोच करे या लेबल क्या देख रहा है उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2 से पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या क्या है। जब उसने एक गाना बनाया तो उसके कॉपी राइट्स उसके पास कितने हैं, उसके पास मास्टर राइट क्या है, उसके पास पब्लिशिंग राइट क्या है, सिंक राइट्स क्या है। अगर आर्टिस्ट को पता ही नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो आर्टिस्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपकी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में क्या की है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट आपने अपने काम की जो आप बिजनेस कर रहे हो, म्यूज़िक बिजनेस, उसकी पढ़ाई कितनी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ब्रो। बहुत ज़रूरी है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आर्टिस्ट लाइफ से इंपॉर्टेंट की रिलेटेड, कि उसके राइट्स क्या है, वो पैसे कैसे कमा सकता है, और उसके साथ वो इनकरेज करना, उसको अपने आप को देखना है कि वो अपने आप को कैसे इनकरेज करके अलग अलग एवेन्यूज़ कमा सकता है पैसे बनाने के। एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है भाई सीन में कि ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्रांड्स पैसा लेकर आ रहे हैं, ब्रांड्स अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, कोलैबोरेशंस करा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं यार, और बहुत सारे अच्छा कंटेंट इन्होंने बनाया। जैक एंड जॉन्स साहब, मेरे ख्याल से प्यूमा ने भी काफ़ी कुछ किया है, रेड बुल ने काफ़ी कुछ किया, रेड बुल ने काफ़ी कुछ किया यार हिप हॉप को प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको टैप किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक बिजनेस की समझ, वो ज़रूरी है। और यही बहुत समझ है कि किस ब्रांड से मुझे डील करना है। बिल्कुल, हर एक आर्टिस्ट की जैसे एक अलग पर्सनैलिटी है, हर एक ब्रांड की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। जब ये पर्सनैलिटी दोनों सही तरीके से मिलती है ना, तब धमाका होता है। वो धमाका करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। और बाकी इन सब चीज़ें की नॉलेज के लिए आप भैया के चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपका मतलब कुछ नहीं है, बस इंटरनेट चाहिए आपको, बाकी सोल्यूशन भाई ने कर दिया। बिल्कुल भाई, ठीक। हाँ जी। अच्छा भाई मुझे बताओ कि आप एक लेवल में थे, ठीक है, 8-9 साल, अभी आप एक और लेवल में हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? बेसिकली भाई 9 साल पहले मैं सोनी म्यूजिक में था, दुनिया के सबसे बड़े लेबल्स में, और अब राइट नाउ आई एम वर्किंग विद यूनिवर्सल म्यूजिक। तो यूनिवर्सल म्यूजिक दुनिया का सबसे बड़ा लेबल है, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट, चाहे हम ड्रेक की बात करें, किसी और बड़े आर्टिस्ट की बात करें, वो जस्टिन बीबर की बात करें, सारे इसी लेवल पे साइंड है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सही कर रहे होंगे कि उनके पास दुनिया के सबसे बड़ा, और आज से नहीं पिछले 15-20 साल से यूनिवर्सल नंबर 1 है। लेबल के साथ काम करने से ना आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप कई आर्टिस्टों के साथ काम करते हो, उनके एक्सपीरियंस सीखते हो, आप उनको हेल्प करते हो उनके करियर में ग्रो करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेबल का रोल जो होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लेबल से क्या चाहिए, वो विजन होना बहुत ज़रूरी है। लेबल आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। लेबल एक दुकान है, आप एक कस्टमर हो, आपको पता होना चाहिए कि उस दुकान से आपको क्या सामान चाहिए और किस वैल्यू पे चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आप कंफ्यूज कस्टमर हो, फिर आपका करियर जो है वो इधर का इधर भी जा सकता है। तो आपके पास वो क्लैरिटी और विजन होना चाहिए कि मुझे उस लेवल से क्या चाहिए। हाँ, तो ये बात है मेरे भाई। और आप व्हाट डू बताओ। बेसिकली मेरा काम क्या है वहाँ पे, मैं A&R देखता हूँ। A&R होता है आर्टिस्ट एंड रेपर्टोर, जिसमें कि आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है। आपको ये देखना होता है कि मार्केट में इस टाइम कौन से पोटेंशियल आर्टिस्ट है जिनमें कि वो स्किल सेट है, वो माइंड सेट है, वो बिजनेस सेंस है,
जो बड़े हो सकते हैं, आपको उनको बेसिकली हेल्प करना होता है, उनके साथ काम करके उनके साथ आप उन्हें साइन कर सकते हो या फिर आप नॉन साइन डील भी कर सकते हो। आप उनके साथ काम करते हो उनके प्रोजेक्ट्स पे और उनको बड़ा कैसे कर सकते हो। काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, नाम लेके मुझे लगता नहीं कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम, ऑलमोस्ट सारे बड़े टॉप आर्टिस्टों के साथ काम कर चुका हूँ और मज़ा आता है ब्रो जब आप देखते हो कि उनका करियर भी ग्रो हो रहा है और साथ साथ आप भी ग्रो हो रहे हो, आपको सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं लेवल पे काम करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और मेरे साथ अच्छी चीज़ क्या है कि जो मैं वहाँ पर सीखता हूँ वो एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल पे शेयर कर लेता हूँ। तो आई थिंक उसमें मेरा काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज कि आई एम वर्किंग विद सम लेबल। बहुत फायदा है मतलब। हाँ जी, लेवल का। मेरा अगला सवाल मैंने इसलिए पूछा ये पर तो लोगों को क्लियर हो जाए कि आप इस लेवल पे हो, आपकी डेजिग्नेशन ये है। मेरा अगला सवाल था 5 ऐसी क्वालिटी क्या लेबल ढूंढता है एक आर्टिस्ट में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में क्या ढूंढता है कि वो उसको साइन करे या उसको लेवल पे लेकर आए, मतलब क्या चीज़ है वो ढूंढता है? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ कि एक आर्टिस्ट को ऐसा क्या करना चाहिए कि लेबल उसको अप्रोच करे। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में जब इतना कंपटीशन है, जब आपके साथ कंपटीशन में एमी, बंटे, डिवाइन, बादशाह, रफ्तार, इक्का, इस तरह के लोग हैं, तो आपके लिए क्या 5 या 4 चीज़ों को आपको फोकस करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है आपका माइंडसेट। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक आर्टिस्ट का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है लाइफ में। माइंडसेट देखो क्या रोल प्ले करता है। मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये 2 अलग अलग माइंडसेट है। एक रैपर जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ वो कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हिप हॉप आर्टिस्ट को जैसे ही थोड़ी सी फेम मिलती है, थोड़ा सा गाना चला जाता है, तो वो मैं कर सकता हूँ से मैं ही कर सकता हूँ वाली जोन में फिट हो जाता है। उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। बट ये जो है आप माइंडसेट की बात कर रहे हो, ये चाहे बॉलीवुड में भी हुआ है, ठीक है सब, बट आर्टिस्ट कभी वो फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ हुआ होगा, जैसे मैं नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे एक्टर्स हैं इनके साथ हुआ बट वो कभी वो सीख लेते हैं कि भैया मैं भी वही कर रहा हूँ जो उसने किया था, मेरे साथ भी वैसा हो सकता है। ब्रो वही तो इंटेलिजेंस है, वही तो स्मार्टनेस है, वही तो माइंडसेट है कि अगर किसी आर्टिस्ट ने कुछ गलत किया तो आप उससे सीखो कि उसने क्या गलतियाँ की और वो गलतियाँ आप ना दोहराओ। तो माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है प्रेजेंटेशन। एक आर्टिस्ट जो आज की डेट में अपना एक अलग पर्सोना, एक अलग स्टाइल लेकर चल रहा है ना, उसकी एक अलग ब्रांड इमेज बनती है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट को अपनी ब्रांड इमेज बनानी है। बोहेमिया पाजी की एक ऐसी ब्रांड इमेज है जो किसी भी आर्टिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हनी भाई की एक ऐसी इमेज है जो किसी और आर्टिस्ट की नहीं मिलेगी। बादशाह भाई की ऑल टुगेदर एक ऐसी इमेज है जो किसी आर्टिस्ट की नहीं मिलेगी। MC स्टैन की बात करें उनकी अलग है, डिवाइन की अलग है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले अपनी वो ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश करनी है। लेबल ये चाहता है कि मेरे पास जो आर्टिस्ट है उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, प्रेजेंटेबल हो, ताकि वो कोलैबोरेशन जब उसका कराने जाए या फिर बॉलीवुड में पिच करने जाए, किसी ब्रांड को पिच करे या किसी शो में, किसी इवेंट में उसको पिच करे, तो वो आर्टिस्ट ऐसा हो कि उसकी अपनी एक अलग स्टाइल हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि वो लगे कि वो सुपरस्टार है यार, वो स्टार है। एक नॉर्मल लड़के को सुपरस्टार बनने में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जो हमने पहले बात की, माइंडसेट, और किस तरह से अपने आप को कैरी करता है। लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लुक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। और हिप हॉप में ये बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि एवरेज लुक के लोग, बट अगर उनका माइंडसेट और स्किल सेट सॉर्टेड है तो वो बड़े बन सकते हैं। गेम सारी यही की है, सारी गेम यही की है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हो और 10 आर्टिस्ट आपके साथ बैठे हैं तो आपको उन 10 आर्टिस्ट को अंडू करना है। मतलब आपकी स्किल सेट ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 10 आर्टिस्ट जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरा काम इनसे बेटर है। जब वो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपके काम में दिखता है। लेबल वही चीज़ देख रहा है कि ऐसा क्या है आप में जो आप अपने कंपटीशन को ख़त्म करते हो। मैंने ड्रेक का इंटरव्यू देखा था, ड्रेक ने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि भाई मैं तब तक काम करता हूँ जब तक कि मैं अपने गोल तक ना पहुँच जाऊँ। गोल तक पहुँचने से पहले बीच में जितनी चीज़ें आती हैं मैं उसको इन्जॉय करता हुआ चलता हूँ। और इसको ये चीज़ बताई थी लिल वेन ने कहा था कि तेरा एम जो है, जो तेरा गोल है, वहाँ तक तो पहुँचना ज़रूरी है, बट बीच में जो चीज़ें आ रही है ना, इन द मोमेंट उसको एंजॉय कर, उससे सीख और उसको सीख के आगे बढ़। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ वो होता है आपका विजन। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप कभी बड़े आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। कितनी भी स्किल्स हो, कितने भी अच्छे दिखते हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा नेटवर्क हो, आप बड़े नहीं बन सकते हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 600-700 आर्टिस्ट के साथ काम किया है। जो बड़े आर्टिस्ट थे उन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, आपका विजन। अगर आपका विजन बड़ा है तो आप
बड़े आर्टिस्ट बनोगे, आप सुपरस्टार बनोगे। मैंने ऐसे भी आर्टिस्ट देखा जिनका काम बहुत अच्छा है बट विजन नहीं है, वो कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरे को आज आपके पास आना था गुड़गांव, आप हो साकेत। मैं अपने घर से निकलने से पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 1 घंटा मुझे लगेगा, ऐप खोलता हूँ, रूट देखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आके पहुँचता हूँ। हाँ। ये सब मैंने किया 1 घंटे की जर्नी के लिए। अब यही चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए ले लो, उसकी एक जर्नी है 5 साल 10 साल की रैप करियर की, अपने हिप हॉप करियर की। जब मैं 1 घंटे की जर्नी के लिए इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ, तो सोचो यार आपको कितनी ज़रूरत है ये प्रिपेयर करने की, मेरे को कहाँ पहुँचना है 5 साल के बाद। तो उसके लिए आपको कितनी सारी चीज़ें पहले से ही प्लान होनी चाहिए, वो आपको देता है विजन। तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीज़ है ब्रो, अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता बड़ा सुपरस्टार बनने से। सही बात। आई थिंक जितने भी यंग आर्टिस्ट देख रहे हैं उनके लिए ये आपने मूल मंत्र दे दिया। हाँ, मेरे ख्याल से यही जिस्ट है ब्रो, यही जिस्ट है। सही। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हम आप और मेरी बात भी होती रहती है। आपको लगता है कि जो टॉक्सिक फैंस हैं ये एक दिन ले डूबेंगे इंडियन हिप हॉप सीन को? जिस तरह से जो नेगेटिविटी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो चलती है, चाहे वो फेक आईडीज हो, बैठे हो, मतलब लोग आपने भी देखा हुआ है कि कितनी टॉक्सिटी है। बट देखो, मेरे को लगता है कि जो टॉक्सिक फैंस है ना, ये वो लोग हैं जो खुद से कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं लाइफ में, और कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम है दूसरे की सक्सेस से। ये क्यों बन गया रैपर, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी वो माइंडसेट नहीं रखा ना, उन्होंने कभी वो विजन फॉलो नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप एक टॉक्सिक फ़ैन हो, चलो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये रेड बुल जो है ये एक टॉक्सिक फ़ैन है किसी भी आर्टिस्ट का, बट भाई आपके अंदर भी तो कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर होगी। शायद आप अच्छी फ़ोटो खींचते हो, अगर आप अच्छी फ़ोटो खींचते हो आप फोटोग्राफर बन जाओ और आर्टिस्टों के साथ शूट करो, आप वहाँ से हिप हॉप सीन का पार्ट बन सकते हो। आप एडिटिंग अच्छी करते हो, मीमर बन जाओ ना यार ब्रो, मीम बनाओ अच्छे हिप हॉप कम्युनिटी का पार्ट बनो। अपडेट्स, हाँ, अगर आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन सब कुछ है तो टॉक्सिक मत बनो ना भाई। अपना एक अपडेट्स, जो न्यूज़ अपडेट्स वाले हमारे पोर्टल्स है, जो बहुत सारे चैनल्स खुले हुए, आप वो कर लो। और अगर आपको लगता है कि आप रिएक्शन अच्छे कर सकते हो टॉक्सिक होकर, मतलब टॉक्सिक ना होकर और रैशनल वे में, तो भाई इतने सारे रिएक्टर्स हैं, आप भी एक रिएक्टर बन जाओ, हिप हॉप सीन का पार्ट बनो। यहाँ पर बैठ के गंदगी ना फैलाओ, इसको साइड में रखते हैं। तो आई थिंक जितने भी टॉक्सिक फैन हैं उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि भाई आपके अंदर भी कोई ना कोई कला ज़रूर है, उस कला को पहचानो। जो टॉक्सिकनेस है आपकी, उसको साइड में रखो। हिप हॉप कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो पॉजिटिव वे में बनो, नेगेटिव वे में बन के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको याद नहीं करेगा। और हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम पे आप किसी ना किसी आर्टिस्ट से या स्टार से गालियाँ ही खाओगे, जो हमने देखा है कि लोग खा रहे होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गालियाँ खा रहे होते हैं ब्रो। तो ऐसी इमेज क्यों बनानी, ऐसे बनाना कि यार लोग आपको आके सब्सक्राइब करे, आपको फॉलो करे और आपके काम की तारीफ करे, लव करे। बिल्कुल। मतलब मैं सही बताऊं, मतलब परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है, मतलब बहुत अच्छे तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया भाई। एक्सपीरियंस से आता है और दिस इज एक्सपीरियंस। यस, एंड मुझे लगता है कि भगवान ने ना सबको टैलेंट दिया है, वो आपको पहचाननी है, वो आपको पहचानना है कि भाई। अब मैं बताता हूँ मेरा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, अब एक गाना है बचपन का प्यार, उसमें बादशाह भाई, मैं और वो जो छोटा बच्चा सहदेव, अरे आपने बहुत तो एक मीम बनी उसके कि कैसे उसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर बच्चे के ऊपर भी बनी। मेरे को सिर्फ इतना प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मीम मत बनाओ, मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि भाई तुम टॉक्सिक फैन हो, तुम एक छोटे 12-13 साल के बच्चे की सक्सेस से क्यों चिढ़ रहे हो ब्रो? उसकी किस्मत में था वो स्टार बनना, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो बच्चा जो है वो गाने खुद से लिखता है ब्रो, वो गाना खुद से लिखता है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी टाइम रहा हो तो उसने खुद से गाने ऑन द सेट पे यूँ बनाए हैं ब्रो। उस बंदे में वो नेचुरल स्किल है। किसी को भी हेट करने से पहले ये देखो कि उसकी जर्नी क्या है। वो बच्चा जहाँ से आया, उसके घर में वो ज़िंदगी में पहली बार गाड़ी में बैठा, प्लेन में बैठा, मोबाइल फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, तो ब्रो उसकी तो ऐसी सिचुएशन है। आपकी सिचुएशन, I'm 100% श्योर कि आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, उनको प्लीज़ यूटिलाइज़ करो पॉजिटिव वे में। अपने आप को प्राउड फील करो, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को प्राउड फील करो। टॉक्सिक फैन बन के कोई फ़ायदा नहीं है ब्रो, आप गालियाँ ही खाओगे, या कहीं ना कहीं लास्ट में जाके क्या होगा कि आप खुद कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में आके आप कुछ गलत स्टेप लोगे अपनी लाइफ का, क्योंकि टॉक्सिकनेस सिर्फ एक सिम्टम है, इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत बुरा होता है ब्रो। वो हम सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को फकअप करती है, वो चीज़ आप मत करो। सही बात, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मतलब बी अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, अपनी लाइफ भी खराब मत करो और दूसरे को भी उसको भी सोचने में मजबूर मत करो कि भाई क्यों हेट क्यों दे रहा है जबरदस्ती। बिल्कुल सही। इसके अलावा भैया आपका क्या व्यू है ऑन ये जो डिस सीन इन इंडियन हिप हॉप? ब्रो मैं डिस सीन के बारे में कुछ बोलूँगा फिर कंट्रोवर्सी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एलिमेंट है, हिप हॉप का एलिमेंट है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ, या मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक ज़रूरी ना हो ना डिस करो,
ना डिस का पार्ट बनो। कई आर्टिस्टों के करियर डिस से बने हैं, नो डाउट्स अबाउट दैट। उनके स्किल्स भी थे, वो डिस करने में अच्छे भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डिस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, बहुत हैवी, बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। जैसे हमने बात की कि पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, लाइट की तरफ ध्यान दो, डार्कनेस की तरफ मत जाओ। तो अगर आप कर सकते हो, और अगर आपके पास कॉर्नर्ड हो चुके हो, यार मेरे पास, मैं इस कोने में दब गया हूँ, मेरे पास इस डिस को डालने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, रोड पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते हो, बात करके देख लिया, उसका भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास डिस बनाना है तो ऐसे बनाओ कि उस आर्टिस्ट के बारे में बात करो, उसकी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व मत करो, ऐसे लोग के बारे में बात मत करो जो उस डिस से रिलेटेड ना हो। अगर डिस भी करना है तो एक मर्यादा होती है, एक कहीं ना कहीं एटिकेट्स, कहीं ना कहीं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ज़रूर फॉलो करो। बस ये कहना चाहता हूँ भाई। बहुत सही बात बोली आपने भैया। अच्छा, मैं अगर आपकी ना जर्नी के बारे में पूछना चाहूँ, सो एज अ रैपर आपने स्टार्ट किया, आपका क्रू भी था, उसके बाद लेबल, ठीक है, फिर कंटेंट क्रिएटर, फिर लेबल, तो मतलब आपकी जर्नी कितने सालों की है एंड कैसे रही? आपने मतलब सडन चेंजेस क्यों लाया? और भाई मुझे लगता है, देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहला जो सॉन्ग सुना था जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया वो था स्टिल बाय डॉक्टर ड्रे। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही थी, आपकी रिंगटोन भी आज तक। हाँ, मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही थी कि ये कैसा गाना है यार, एक ही लूप है, बार बार बज रही है, और इसमें जो आर्टिस्ट है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ऑडियो सुना उसका, मैंने वीडियो नहीं देखा, और इसमें ये बातें जो कर रहा है, ये बातें तो इंडिया में कोई करता ही नहीं है, कोई पुलिस को गालियाँ नहीं दे रहा है, कोई दूसरों को गालियाँ नहीं दे रहा है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अलग लगी है, ये कौन सा जॉनर है जिसमें इस तरह से इतनी फ्रीडम के साथ, इतना मतलब लिरिकली एक्सप्लिसिट होके आप बात कर पा रहे हो, इतनी आज़ादी है आपके पास। जब मैंने उसको ध्यान से स्टडी करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि एक जॉनर है जिसको हिप हॉप कहा जाता है। धीरे धीरे फिर मैंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, फिर पता चला कि हिप हॉप क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या थे। फिर टेक्स्ट बैटलिंग स्टार्ट किया ऑर्कुट के टाइम से, जब मैं बात कर रहा था उस टाइम 50 या 100 रैपर्स इंडिया में होते थे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ जब से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। धीरे धीरे गाने बनाने स्टार्ट किए, एक मिक्स टेप बनाई आज से मानकर चलो 10-11 साल पहले, इंडिया की सबसे पुरानी हिप हॉप मिक्स टेप में से एक, और हमने घर पे बैठ के स्टूडियो मिक्स टेप बनाई और उसको घर पे बैठ के सेल आउट भी किया, काफ़ी अच्छी सेल हुई। लेबल को पता चला कि ऐसा कोई आर्टिस्ट घर पे बैठ के चीज़ें कर रहा है तो हमारे लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो फिर मेरे को उस लेबल में जॉब मिली, बहुत सारे आर्टिस्टों को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, कोई 700 आर्टिस्ट को 700-800 आर्टिस्ट के गाने लॉन्च किए। 9 साल के करियर में इतना सब कुछ किया, बट बाद में होता क्या कि ये सारी भागदौड़ के बाद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एन आर्टिस्ट। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ हेल्प कर सको, उनको सही डायरेक्शन दे सको। अगर वो कहीं पे फंसते भी है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा ब्रो, मेरे YouTube चैनल पे मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी USP मुझे पर्सनली लगती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं हिप हॉप के बारे में बात करूँ, मुझे ये लगता है कि मेरे YouTube चैनल पे दिन के 300-200 कमेंट्स आते हैं और मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, हर एक आर्टिस्ट जो फंसा हुआ उसे हेल्प करता हूँ। मेरा रैंडमली कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, 200-300 कमेंट होंगे उसमें, और हर एक कमेंट को मैंने रिप्लाई कर रखा होगा। 99.9% कमेंट्स को मैंने रिप्लाई कर रखा है। इसका पीछे जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि उस आर्टिस्ट जो फंसा हुआ है बेचारा गाना बनाने में या डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रमोशन में, उसको मैं किस तरह से हेल्प कर पाऊँ। तो उसके लिए बहुत दिमाग, टाइम, एनर्जी लगती है, और काफ़ी आर्टिस्ट नाराज़ भी हो जाता है कि भाई आप हमें इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो उसका रीज़न यही है कि क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे बात करने से बेटर ये है कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करके किसी आर्टिस्ट की हेल्प कर सकूँ। तो ये जर्नी है ब्रो, और अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। कोशिश ये है कि जब तक कर सकता हूँ तब तक करूँगा। वीडियोस कम कर लिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल की तरफ भी ज़्यादा है, मेरी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ज़्यादा है। बट बात सिर्फ उतनी है कि कंटेंट जब भी डालूंगा ऐसा होगा कि किसी ना किसी आर्टिस्ट को उससे कुछ बेनिफिट मिले, कुछ सीखने को मिले। सही बात है, आपसे अच्छी चीज़ सीखने को मिले कि गेम को वापस देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ब्रो। सही। अच्छा भैया, मेरे को ये बताओ कि आर्टिस्ट को किन किन कंडीशंस पे साइन होना चाहिए, मतलब क्या वो क्या चाहिए थे, क्योंकि आर्टिस्ट ब्रो मेरे को लगता है कि जब भी एक लेबल एक आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने की सोचता है तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको उस लेबल से क्या चाहिए। आपको उस लेबल से फंड्स चाहिए ताकि आप बड़ी वीडियोस कर सको या बड़े ऑडियोस कर सको, आपको उससे मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, आपको उससे कोलैबोरेशन का सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको उस लेवल से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कर सके या फिर किसी बॉलीवुड मूवी में आपका गाना प्लेस कर सके। ये सारी चीज़ें तभी आपको पता होंगी जब आप म्यूज़िक बिजनेस को समझोगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि इनमें से कितनी चीज़ें मैं खुद से कर सकता हूँ। क्रिएटिव कॉल्स मोस्ट ऑफ द लेबल्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। ये मिसकंसेप्शन है जो हिप हॉप के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों ने प्रोड्यूस की है, बताया है कि लेबल्स आपकी क्रिएटिव फ्रीडम ख़त्म कर लेते हैं। जितने लेबल्स के साथ मैंने काम किया है, जितने लेबल्स के साथ पर्सनली मैं बात करता हूँ, काम करता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी लेबल ने किसी आर्टिस्ट को ये बोलोगे भाई तू इस तरह गाना मत बना, बट तू इस तरह गाना बना। हर लेबल को पता होता है कि उसका आर्टिस्ट जो कर रहा है
उसका भी उतना ही उसमें इम्पोर्टेंस है जितना कि एक लेबल का है। तो जो क्रिएटिव कॉल है ना, वो कभी कोई लेबल रोकता नहीं है। तो आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि चलो ठीक है, अगर लेबल ने मेरे को ये फ्रीडम दी है कि मैं अपनी तरफ से अपने हिसाब से एक अच्छा गाना बना सकूँ, तो अब उसे ये पता होना चाहिए कि अब लेबल से मुझे इन रिटर्न क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप उसमें सॉर्टेड हो तो आपके लेबल गेम सॉर्टेड है ब्रो। तो ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। वही आपने जो बोला, माइंडसेट और नॉलेज काफ़ी। एक मैं फ़ोन से चेक कर रहा हूँ, एक ना कल अफेक भाई ने एक पोस्ट स्टोरी डाली थी। ओके, अफेक भाई मेरे पर्सनल रिएक्टर इंडियन सीन में, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, द वे ही प्रेजेंट्स हिज वीडियो, वो और साथ में एक होता ना एक मैनरिज्म, एक एटिकेट, उनके अंदर जो वो है ना, वो एक अलग लेवल की है। और जिस तरह से वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं, आर्टिस्टों को इज्जत देते हैं, आर्टिस्टों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे वो पर्सनल रिएक्टर है इंडियन हिप हॉप सीन में। तो उनका मेरे को, हाँ, मैंने ये स्टोरी मैंने चेक की थी कि लेबल्स, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लेबल व्हिच सपोर्ट्स रिएक्शन चैनल्स। ब्रो किसी हद तक सही है, किसी हद तक गलत है। देखो लेबल्स, आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी लेबल आपके ऊपर जानबूझ के कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता। एक लेबल के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो ढूंढ के किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक मारे। जितने भी वीडियोज़ या सॉन्ग एक लेबल अपलोड करता है यूट्यूब पे, ऑटोमेटेड वहाँ पर एक आईडी जनरेट होती है, फिंगरप्रिंटिंग होती है। यूट्यूब अपने एल्गोरिथम से देखता है कि ये जो ऑडियो पीस है ये किस दूसरी वीडियो में मैच कर रहा है, और ऑटोमेटिकली वो क्लेम या फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक वहाँ पर जाती है, जिसमें कि लेबल को मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं होता कि वो किस किस के पास गई है। कई बार तो ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल से वो कंटेंट डाला और उसको भी स्ट्राइक आ गई है, फिर हमें वो रिट्रीव करनी पड़ती है, फिर हमें वो हटानी पड़ती है। तो फेक भाई, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आपका जिस हिसाब से काम आप कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया के सारे लेवल्स एक बार ज़रूर अगर बोले फेक भाई हमारा गाना आने वाला है, ये हमारा आर्टिस्ट है, प्लीज़ आप इसको प्रमोट करो और आप बताओ कि आपको हमसे बदले में क्या चाहिए। पुराने वाले क्लेम्स भी हटा देते हैं। हाँ, वो ज़रूरी है ब्रो, वो ज़रूरी है। आपको उस केस में क्या करना है कि आपको सिर्फ लेबल से इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरा पूरा चैनल वाइट लिस्ट कर दो, ताकि फ्यूचर में भी कभी अगर कभी आपका गाना, आप किसी लेवल का गाना अपने चैनल पे रिव्यू कर रहे हो तो आपको स्ट्राइक ना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है कि सिर्फ पहले के गाने नहीं, वो गाना नहीं, फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए आपको पूरे चैनल को वाइट लिस्ट करना जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक और जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं, आई थिंक जो आप जानते हो लकी भैया टीम एवोल्यूशन, यस, तो उनसे बातचीत होती है, उन्होंने बड़ा सही एक वो दिया सोल्यूशन। वो बोलते हैं कि जब आप किसी गाने का रिएक्शन करते हो, उसके बाद ना चाहे जो भी लेवल हो उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मेल डाल दो। ब्रो ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये काफ़ी हद तक ठीक है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक बहुत बड़े लेवल, इंडिया के जो टॉप के 4-5 लेवल की आप बात कर रहे हो, उन लोगों को दिन के 400 से 500 मेल आते हैं। कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं बैठा है कि आपके हर एक मेल को रिप्लाई करे या चेकआउट करे। तो उस केस में वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो बेस्ट ये है कि आप अपने गेम को बिल्डअप करो, आप अपने गेम को इस लेवल पे लेकर जाओ कि लेवल आपको खुद बोले कि ब्रो हमें आपका काम पसंद है, आप हमारा सॉन्ग लीजिए, इस पर रिएक्ट कीजिए। और जब वो ये बात कहे तब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ब्रो तो बदले में आप भी एक फेवर कर लीजिए कि मेरे चैनल को वाइट लिस्ट कर लीजिए। पर फिर लेवल ऐसे नहीं, मतलब मान लो कोई गाना रिएक्शन चैनल को पसंद नहीं है, अब वो उसको जबरदस्ती कि ये गाना करने ब्रो, वो तो हमेशा रिएक्शन चैनल के पास कॉल रहती है। अब मैं सिंपल इतना बताता हूँ, आपके पास जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हुए कि राज भाई मेरा गाना आने वाला है, आप मेरे को प्लीज अपने चैनल पे फीचर करो, तो वो आपके पास हमेशा कॉल है, भाई यू आर द कंटेंट क्रिएटर, आप किंग हो, आपको पता है कि आपके चैनल के लिए क्या अच्छा है, वो कॉल हमेशा आपके पास है। आज मैं बीमार हूँ। तो ये बहुत बढ़िया था भाई। हाँ, तो मतलब ये आपकी कॉल है। हाँ, ये आपकी कॉल है। अगर आपको नहीं लगता अच्छा तो आप उनको एक कॉन्क्रीट रीजन दो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और अगला गाना कौन सा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो आप बोलो कि मैं आपके इस वाले गाने को तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपका जो ये आर्टिस्ट का नया गाना आने वाला है मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ। विन विन सिचुएशन है लाइफ में, हमेशा विन विन सिचुएशन की तरफ जाओ। रेडिएट होना बहुत जरूरी है, तभी आप बोल पाते हो। बहुत। अच्छा देखो भैया, जैसे अभी इंडियन हिप हॉप सीन में इंटरव्यू करने वाले हैं, हाँ, रिएक्शन चैनल्स हैं, मीमर्स हैं, न्यूज़ अपडेट है, कंटेंट क्रिएटर हमारे जैसे, हाँ, जो हिप हॉप एजुकेशन वीडियो बनाते हैं, फिर लिरिकल ब्रेकडाउन। यस, आपको और क्या लगता है कि और इसमें क्या ऐड होना चाहिए फॉर द कल्चर एंड फॉर द सीन? ब्रो मुझे लगता है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स हमने एक्सप्लोर कर रखे हैं। हर एक चीज़ के लिए एक ऐसा प्रो बंदा है जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा उम्दा है। रोहन भाई का काम 1 नंबर, अफेक भाई का काम 1 नंबर,
रैप स्टार यूनिवर्स, शिवम धाकड़, ऐसे 2-3 भाई लोग हैं जिनका कंटेंट मैं भी देखता हूँ। रोहित जोन अच्छा करता हूँ, इनका काम अच्छा है, ठीक है। मीम्स बहुत ज़्यादा, बट मैं मीम्स में कहीं ना कहीं पर्सनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। भले उसका सेंस ऑफ ह्यूमर के एलिमेंट में वो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ सही बात बोली। मुझे बस ये लगता है अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हिप हॉप फोटोग्राफर, वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो डायरेक्टर्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ हिप हॉप है। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ हिप हॉप है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ हिप हॉप सॉन्ग को मिक्स मास्टर कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं, आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस में, और उस प्रोफेशन के बारे में इन डेप्थ ट्रेनिंग नॉलेज लीजिए और आप उस प्रोफेशन में काम कीजिए, सो दैट आप भी उस हिप हॉप कम्युनिटी का पार्ट बन सके पॉजिटिव वे में। सही बात। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, एक अपना भाई है अभिषेक भिमटे, रिफिक्स म्यूजिक, ओके। तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। वो क्या करता है, जैसे बादशाह भैया का एक सॉन्ग ले लिया, कोई भी ठीक है पार्ट, ठीक है, ड्रेक का, वो उसको मिक्स करता है, बहुत तगड़ा, बहुत इनोवेटिव है ब्रो। वो नया बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है, बट 100% मैं आज जाके ये चेक करने वाला हूं। मेरे को खाली आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देना। हाँ भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इनोवेशन देखो ना, कि आप अपने आपके अंदर जो स्किल्स है उसको कैसे हिप हॉप के साथ ब्लेंड कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हिप हॉप मर्चेंडाइज सेल आउट कर सकते हो, है ना। आप हिप हॉप के ऊपर वेबसाइट्स बना सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें। आप हिप हॉप एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल सकते हो जिसमें सिर्फ हिप हॉप सॉन्ग को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हिप हॉप लेवल की तो चलो हम बात करें, बट एक ऐसी डेडिकेटेड हिप हॉप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल सकते हो जिसमें सिर्फ आप हिप हॉप सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक ऐसी इवेंट कंपनी खोल सकते हो जिसमें कि सिर्फ हिप हॉप आर्टिस्ट के शोज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो भाई, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए समंदर है भाई। समंदर। आपने आई थिंक बहुत सारे आइडियाज दे दिया भाई। जिसमें भी आपका टैलेंट है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड को एक्सप्लोर करो, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, सीखो, लोगों से मिलो, अपना नेटवर्क बिल्ड करो और देखो कि आप उसमें कैसे मास्टर कर सकते हो, और उसके बाद उसको हिप हॉप के साथ कनेक्ट करो और काम करो। सही बात, बिल्कुल। मैं आपको रिफिक्स म्यूजिक भाई जो अभिषेक का, उसका एक लिंक भेजूंगा। उसने जो हमारा फेवरेट क्रू है हिप हॉप लवेबल, माफिया मंडीर, सबके उसने जो अलग अलग सॉन्ग्स है उन्होंने एक भाई ने एक करके बनाया, बहुत सही। मैं आपको वो भेजता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखना है मेरे को। हाँ, फर्स्ट टाइम भैया आप मेरे पॉडकास्ट में आइए, तो मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिल गई। राज भाई आपके साथ देखो मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपकी और मेरी माइंडसेट वेवलेंथ सिमिलर है। आप हिप हॉप के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपका विजन हिप हॉप के लिए बड़ा है, सिमिलर फील्ड्स मेरे भी है हिप हॉप के लिए। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करते हैं ऑफ द कैमरा। और आज तो चलो मौका मिल गया कि हमने ऑन द कैमरा भी बहुत सारी बातें कर ली, म्यूज़िक बिजनेस के बारे में, क्रिएटिविटी साइड में, लेबल्स के बारे में। अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी हम साथ में बैठते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। यस। आधी चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आप मेरे से सीखते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। अब उससे क्या होता है कि आपका माइंड और खुल जाता है, आपके विजन्स और बड़े हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको किस साइड किस डायरेक्शन में काम करना है। और प्लस भाई आपका चैनल मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब से मेरे को तो हिप हॉप में इंटरेस्ट था ही शुरू से ही। बट मुझे लगता है कि जो आपने पर्सनली हिप हॉप के लिए किया है, सारे कंटेंट क्रिएटर में से आपका एक बहुत अलग मुकाम है, एक बहुत अलग आपका एक पोजीशन है। और जिस तरह से आपने अपने, सबसे बड़ी बात होती है यार, एक अच्छी चलती हुई जॉब को छोड़ना वो हर कोई नहीं कर पाता। वो दिखाता है कि आपने हिप हॉप के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। आई थिंक वो जब चीज़ें आती हैं ना सामने, तो रिस्पेक्ट लेवल थोड़ा और यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो शायद इसलिए हम कनेक्ट भी अच्छा कर पाते हैं और इस तरह का अच्छा कंटेंट भी बना पाते हैं। और दूसरा, हम पहाड़ी भी हैं। हम पहाड़ी भी है। पहाड़ी भाई तो मिल ही जाते हैं। बिल्कुल भाई। जाने से पहले भैया यंगस्टर्स को, यंग आर्टिस्ट, क्या कुछ टिप्स ब्रो? जो मैंने सारा बता दिया। हाँ, जो मैंने वैसे स्टार्टिंग में 4 बातें कही कि आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो मेरे भाई, अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करो। और लास्ट में मुझे सिर्फ इतना लगता है कि भाई सिंपल फार्मूला है HWPO, हार्ड वर्क पेज ऑफ। हार्ड वर्क करो, घबराओ मत, कंसिस्टेंसी रखो। अगर एमवे बंटाई को 100-150 गाने के बाद स्टारडम मिली है तो सोचो उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। अगर डिवाइन एक गली से निकल के इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकता है तो सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपना माइंडसेट क्लियर रखो, और जो 4 चीज़ें मैंने पहले बोली उन 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। आई थिंक यू विल क्रैक इट ब्रो, आप अच्छा करोगे। सही है भैया, बिल्कुल आपने बिल्कुल पते वाली बात करी है। एंड फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं तो अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है। आएगा
धन्यवाद एंड स्पेशल शाउट आउट टू अर्बन मंकी। बहुत अच्छा ब्रांड है ब्रो, मैं पर्सनली इस ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने जिस तरह से मर्चेंडाइज की हमने बात की, क्लोथिंग की हमने बात की, एक्सेसरीज की बात की, इन्होंने एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है इनकी क्वालिटी यार। मैं खुद स्ट्रीट वेयर में हूँ, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा हाई बेस्ड कल्चर में हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा ब्रांड है भाई जो एक्चुअली में जस्टिफाई करता है उस ब्रांड की पोजीशन पे होना। मैं पर्सनली इनसे काफ़ी चीज़ें, ये मुझे भेजते भी है आपके थ्रू, बट मैं पर्सनली भी लेता हूँ। मुझे इतना पसंद आता है इनका सामान कि मुझे लगता है कि वेट नहीं करना यार, इनका सामान ले लो, काफ़ी मज़ेदार होता है। अभी भी शायद अर्बन मंकी है। और एक चीज़ और अच्छी, इंडिया में जहाँ जहाँ हिप हॉप है वहाँ अर्बन मंकी भी। यस, तो ब्रो मुझे इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशल शाउट आउट टू अर्बन मंकी। थैंक यू भैया, एक बार आप खोल भी दो। ओके, आई थिंक दिस इज अ मास्क। ये हमारा मास्क है और मुझे देखने में जो लग रहा है ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर है हमारे पास एक स्कल कैप। यस, एक स्कल कैप, थैंक यू। लगेंगे भाई ब्लैक, हाँ वही बताता, ऑल टाइम क्लासिक। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच अर्बन मंकी। एंड थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट कि आप पॉडकास्ट में आए। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब इतनी सारी बातें आपने यंगस्टर्स जो अपकमिंग टैलेंट आ रहा है उनको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें और खुल गई उनके लिए। हाँ, मुझे अच्छा लगा भाई, मुझे खुद काफ़ी अच्छा लगा। ऑफ द कैमरा हम जितनी बातें डिस्कस करते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे कवर कर पाए। और आई एम श्योर कि फ्यूचर में ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जैसी चीज़ें आप लेकर आओगे, जिससे कि एक हिप हॉप फैन, एक हिप हॉप हेड को अच्छी नॉलेज मिले, एंटरटेनमेंट मिले और कुछ सीखने को मिले। सही, थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट मैन, पीस आउट।